नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आर ओ और पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। तो ये हमारी तीसरी टेस्ट सीरीज़ का तीसरा पार्ट है, ठीक है, यानी 11वां टेस्ट है, ठीक है। आज के हम प्रश्नों में 71 से लेके 110 तक, मतलब 71 से लेके 110 तक के प्रश्नों को देखेंगे। फिर जो है 111 से लेके 150 तक के प्रश्नों को अगले टेस्ट में देखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टेस्ट इसलिए करवाए जा रहे हैं जिससे सारे टेस्ट आसानी से हो जाएं, समझ में आए। फुल टेस्ट करवाने में काफ़ी समय जाता है, साथ साथ जो है कुछ चीज़ें भूल भी जाती हैं। बेहतर ये है कि जो है 30 से 35 से लगभग 35 से 40 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करें, जिससे वो 35 से 40 प्रश्न हमको पूरे तरीके से याद हो जाएं और हम एग्ज़ाम में सही तरीके से करके आएँ, जिससे हमको सफलता मिल जाए। हमारा तो यही उद्देश्य है, ठीक है। और यही रणनीति के साथ हम चलेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानियाँ हैं। सूची 1 में देश, फिर जो है राजधानी है, ठीक। मिलान करना है। पूछ रहा है कि बारबाडोस की राजधानी कहाँ है। तो बारबाडोस की राजधानी जो है ब्रिजटाउन है। कौन सी? ब्रिजटाउन। हैती की राजधानी कौन सा है? तो हैती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। पोर्ट ऑफ प्रिंस। चिली की राजधानी कौन सी है? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। कौन सी? सेंटियागो। और वेनेजुएला की राजधानी है कराकास। काराकस, ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी है। जिसको इंग्लिश अगर समझ नहीं आती वो हिंदी की तरफ हिंदी समझ नहीं आती वो इंग्लिश की तरफ देख सकता है। इंग्लिश भी बाइलिंगुअल है ये टेस्ट, ठीक है, तो आसानी से समझ आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में नादेर और साइबेरिया में बुरान कहा जाता है, ठीक है। तो दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी तो ये लोकल विंड है, मतलब स्थानीय पवन है, और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको नार्दर और साइबेरिया में बुरान कहा जाता है। तो ऐसे कौन सी है? तो वो है, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से एक भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। उस स्थानीय पवन को जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्लिज़ार्ड। कौन सी? ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड पवन का नाम आप सुने होंगे। ब्लिज़ार्ड पवन को जो है दक्षिणी संयुक्त अमेरिका में नार्दर कहा जाता है और साइबेरिया में बुरान कहा जाता है। याद रखिएगा, किसको कहा जाता है? ब्लिज़ार्ड को। ब्लिज़ार्ड एक स्थानीय पवन है जो कि दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में नार्दर के नाम से जानी जाती है और साइबेरिया में बुरान के नाम से जानी जाती है, ठीक। हमारा ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के उदयपुर शहरी क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो किस राज्य के उदयपुर शहरी क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक। मैंने जो है टेस्ट कल करवाया था यूपीएससी का टेस्ट में, जो हमारा 10वां टेस्ट है उसमें आप जाके देखेंगे तो उसमें ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया हुआ है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती। फिर भी मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि कर्क रेखा गुजरती है कुल 8 राज्यों से। कितने राज्य? 8 राज्यों से, ठीक है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? ध्यान से सुनिएगा। गुजरात के जसदान नाम से गुजरती है। गुजरात में जो है जसदान नाम से गुजरती है। राजस्थान के कालिंजर से गुजरती है। मध्य प्रदेश के साजपुर से गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के साजपुर से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के सोनहट से गुजरती है। झारखंड के लोहरदगा से गुजरती है। कहाँ से? लोहरदगा से। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से गुजरती है। त्रिपुरा के उदयपुर से गुजरती है और मिजोरम के चंफाई से गुजरती है, ठीक है। इन 8 राज्यों में इन जगहों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक, याद रखिएगा।
तो उदयपुर वो राजस्थान वाला मत सोच लीजिएगा, उदयपुर जो है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा का शहर है, वहाँ से होके कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है मकर रेखा निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से नहीं गुजरती है। तो अगर मकर रेखा आप देखेंगे तो मकर रेखा जो है 5 अफ्रीकी देशों से गुजरती है। कौन कौन से? अब देखिए इन ऑप्शनों में आप जान जाएंगे कि कौन सा नहीं है। कौन कौन से हैं? नामीबिया से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, मोजाम्बिक से गुजरती है और मेडागास्कर से गुजरती है। तो इथोपिया से नहीं गुजरती है। कौन कौन से? मोजाम्बिक, बोत्सवाना, नामीबिया, फिर साउथ अफ्रीका, उसके अलावा मेडागास्कर। ये 5 देश ऐसे हैं अफ्रीका के जहाँ से होके मकर रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मानक माध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो भारतीय मानक माध्याह्न रेखा है वो भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए भारत के जो माध्याह्न रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। अब इसमें जो दिया गया है किस में से नहीं गुजरती है? तो इसमें से छत्तीसगढ़ से होके नहीं गुजरती है। बाकी किससे गुजरती है? उत्तर प्रदेश से। पहला तो उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा से, गुजरात से, और उसके बाद जो है ये प्रश्न जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन जगहों से होके गुजरती है, ठीक। तो कौन कौन हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में तटीय रेखा की लंबाई के दृष्टि से तीसरे स्थान पे है? अब देखिए तटीय रेखा की लंबाई पे अगर पूछ लेता है तो पहले स्थान पे तो जानते ही हैं कौन सा है, लेकिन तीसरे स्थान पे कौन सा है? तो तीसरे स्थान पे है हमारा तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। तटीय रेखा के जो है लंबाई की दृष्टि से तीसरे स्थान पे कौन सा है? तमिलनाडु है, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क या मतलब मोटरेबल रोड पासेस निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो कौन सा दर्रा है? तो वो दर्रा है खारदुंगला दर्रा, ठीक है, खारदुंगला दर्रा, ठीक। खारदुंगला दर्रा जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, ठीक है। यहाँ से जो है सारी जो है मोटर मतलब वाहन जो है यहीं से गुजरते हैं। जलेपला दर्रा की बात की जाए तो जलेपला दर्रा या दर्रा चुंबी घाटी से होकर गुजरता है। कौन सी घाटी? चुंबी घाटी, याद रखिएगा, चुंबी घाटी से होकर गुजरता है जलेपला दर्रा। और मुलिंगला दर्रा की अगर बात की जाए तो यह दर्रा गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। कहाँ है? गंगोत्री के उत्तर में, ठीक है, गंगोत्री के उत्तर में स्थित है मुलिंगला दर्रा। खारदुंगला पास से जो है सारी मोटरें गुजरती हैं और जलेपला जो है चुंबी घाटी में स्थित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे छोटा है? कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती, इधर की तरफ बहती है, ठीक है, पूर्व की ओर नहीं बहती है बल्कि पश्चिम की ओर बहती है?
तो उसका जो है जल ग्रहण क्षेत्र सबसे छोटा है। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो वो नदी है शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी का जो है जल ग्रहण क्षेत्र बहुत कम है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसमें से कौन सा सही विकल्प है? लहसुन में जो गंध होती है वो एलिसिन के कारण होती है। लहसुन में जो गंध होती है वो एलिसिन के कारण होती है, बिल्कुल सही है। मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है, बिल्कुल सही है। प्याज में गंध होती है जो वो एंथोसाइनिन की वजह से नहीं होती है। प्याज में जो गंध होती है वो होती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होती है। ठीक है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होती है प्याज में गंध, याद रखिएगा। एंथ्रोसाइनिन की वजह से नहीं होती है, इसकी वजह से होती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का सही मिलान करें। क्षेत्र और घास स्थल दिया है, ये क्षेत्र हो गया, ये घास स्थल है। ठीक है, अब कौन से क्षेत्र में कौन सी घास पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। तो अगर ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ब्राज़ील में कैंपोस नाम की घास पाई जाती है। कैंपोस नाम का घास स्थल पाया जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में लानोस पाई जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में कैंपोस, उत्तरी अमेरिका में जो है प्रेयरीज पाई जाती हैं। प्रेयरीज पाई जाती हैं और न्यूजीलैंड में कैंटबरी पाई जाती हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि कैंटबरी पाई जाती है और वेनेजुएला में लानोस पाया जाता है। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ब्राज़ील में कैंपोस, वेनेजुएला में लानोस, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? बांग्लादेश, अगर इंडिया का मैप उठा के देखेंगे तो इंडिया में जो है पूर्व में बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में जो है हमारे जो पूर्वी राज्य हैं उत्तर में, तो वो कौन कौन से राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं? तो वो टच करने वाले जो है राज्य हैं, पहला तो है पश्चिम बंगाल। अगर आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल टच करता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अलावा हमारा टच करता है मिज़ोरम। मिज़ोरम के अलावा कौन टच करता है? मेघालय टच करता है। मेघालय के बाद हमारा त्रिपुरा टच करता है। त्रिपुरा के बाद हमारा टच करता है असम। तो मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, इतने जो है राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2 और 4 सही है, तो 1, 2 और 4 ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सिक्किम नहीं टच करता है क्योंकि सिक्किम जो है भूटान, नेपाल और चाइना की सीमा को टच करता है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा को टच नहीं करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो अगर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आप देखेंगे तो वो स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। मैपिंग का जो है आप मैप उठा के देखिए तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस टेस्ट के साथ साथ जो है यूपीएससी का जो टेस्ट चल रहा है उसमें भी ज्योग्राफी के टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो वो ज़रूर जाके देखिएगा, तो ज्योग्राफी आपकी मजबूत हो जाएगी। उसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, प्रश्नों को, जिससे अच्छे से समझ में आए। तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछा है कौन सा नहीं है, तो डी हमारा सही है, बाकी ए बी सी नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पश्चिमी हिमालय में स्थित है? ऐसा कौन सा पर्वत शिखर है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है? तो वो है रियो पुरगिल पर्वत शिखर। रियो पुरगिल पर्वत शिखर जो है पश्चिमी हिमालय में स्थित है। किस हिमालय में? रियो पुरगिल पर्वत शिखर जो है पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर पूछा जाए कांगटो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो ये है पूर्वी हिमालय में। पूर्वी हिमालय में कांगटो पर्वत शिखर पूर्वी हिमालय हो गया, रियो पुरगिल पर्वत शिखर पश्चिमी हिमालय हो गया। कंचनजंगा पर्वत शिखर अगर पूछा जाए तो कंचनजंगा जो है पर्वत शिखर भी हमारा पूर्वी हिमालय में स्थित है। ठीक है, पूर्वी हिमालय में स्थित है। और संदा कफू पर्वत शिखर की अगर बात की जाए तो ये भी हमारा पूर्वी हिमालय में स्थित है। याद रखिएगा, कांगटो पर्वत शिखर, कंचनजंगा पर्वत शिखर और संदा कफू पर्वत शिखर ये तीनों पूर्वी हिमालय में स्थित है, बल्कि रियो पुरगिल पर्वत शिखर पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इन सारे विकल्पों में एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प दिया गया है सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद जो है काराकोरम में स्थित है, बिल्कुल सही है। सियाचिन हिमनद जो है काराकोरम में स्थित है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है चोगोलुंगमा हिमनद। चोगोलुंगमा हिमनद भी काराकोरम में स्थित है, बिल्कुल सही है। रीमो हिमनद, रीमो हिमनद जो है काराकोरम में स्थित नहीं है, सी हमारा गलत है। रीमो हिमनद हमारा लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र है। क्या है? लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र में स्थित है। सियाचिन क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र, ठीक है, लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र में स्थित है। ठीक, अब बोल्टारो हिमनद भी काराकोरम में स्थित है, तो ये हमारा डी भी सही है, तो हमारा सी ऑप्शन गलत है। रीमो हिमनद कहाँ है? लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इन सभी विकल्पों में कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ शहर है, एक तरफ अवस्थिति है। ठीक है, तो जंजीरा स्थित है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। पहला ही गलत है, ये सही सुमेलित पूछ रहा है तो एक सही सुमेलित होगा, बाकी गलत होंगे। तो जंजीरा स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। ठीक है, जिले में। फिर सिंधुदुर्ग स्थित है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित है। फिर कन्नूर स्थित है केरल के कन्नूर जिले में। केरल के, कर्नाटक नहीं, केरल के कन्नूर में, कन्नूर में। ठीक है, कन्नूर जिले में। ठीक, और उडुपी स्थित है केरल में नहीं बल्कि कर्नाटक में, कर्नाटक के उडुपी जिले में, उडुपी जिले में। ठीक, याद रखिएगा। जंजीरा शहर जो अवस्थिति है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। सिंधुदुर्ग जो शहर है वो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। कन्नूर जो शहर है वो कन्नूर शहर है केरल के कन्नूर में स्थित है। और उडुपी जो स्थित है वो कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। तो हमारा जो है सी भी गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन हमारा बी सही है, सही सुमेलित पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से जो है देखते हैं कौन सा सही है। खरवार जनजाति कर्मा लोक नृत्य करती है। जो खरवार जनजाति होती है वो कर्मा लोक नृत्य करती है, बिल्कुल सही है। कर्मा नाम का लोक नृत्य करती है, ये याद रखिएगा। खरवार जनजाति पूछा जाता है कई बार ऑप्शन में,
जनसौरी जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा जो है पाई जाती है। बिल्कुल, जो जनसौरी जनजाति होती है उसमें जो है लड़कियां कई जो है मर्दों से शादी कर लेती हैं। बहुपति विवाह, बहुपत्नी नहीं, बहुपति विवाह की प्रथा जनसौरी जनजाति में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। और सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल के माह के दौरान मनाया जाता है, ये भी सही है। हमारा तीनों ऑप्शन सही है। सरहुल त्यौहार जो होता है वो मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, 3 विकल्प सही सुमेलित हो सकते हैं। हमारा पहला विकल्प है कोपली जल विद्युत परियोजना, असम में स्थित है। बिल्कुल सही है, कोपली जल विद्युत परियोजना असम में है। फिर उसके बाद है दोयांग जल विद्युत परियोजना, दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड में है। बिल्कुल सही है। अगला है तिपाई मुखी जल विद्युत परियोजना, तिपाई जलमुखी विद्युत परियोजना जो है ये मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में, मणिपुर में। तो हमारा सी ऑप्शन गलत है। रंगित जल विद्युत परियोजना मिजोरम में है, तो ये भी सही है। तो हमारा सी ऑप्शन गलत है। पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, सी सुमेलित हमारा नहीं है। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना हमारे मणिपुर में स्थित है। ठीक है। कोपली जल विद्युत परियोजना असम में, दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड में, रंगित जल विद्युत परियोजना मिजोरम में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन फसलों की कटाई की अवधि फरवरी से मार्च तक होती है? ऐसी कौन सी फसल है जिनकी कटाई जो है फरवरी से मार्च तक होती है? तो देखो, 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। तो इनमें से किस फसल की कटाई जो है फरवरी से मार्च के बीच होती है? तो रबी फसल की कटाई जो होती है वो होती है मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल। खरीफ की फसलों की कटाई होती है अक्टूबर नवंबर। अभी अभी हाल ही में जो है खरीफ की फसलों की कटाई हुई है, जिसमें धान, बाजरा आदि शामिल थे। ठीक है। और जायद की जो फसलें होती हैं उनकी जो कटाई होती है जून जुलाई में, जून जुलाई में, जून जुलाई। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है फरवरी मार्च में किसकी कटाई होती? तो फरवरी मार्च में किसी की कटाई नहीं होती। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तीनों फसलों को मैंने बता दिया। रबी की फसलें वो होती हैं जो नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, नवंबर और दिसंबर के महीने में, और उनकी जो है मार्च अप्रैल के समय कटाई होती है। जैसे गेहूँ है, चना है, सरसों है, इन सब की कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में होती है। ठीक है। और खरीफ की फसलों की जो है कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। और बुआई कब होती है? बुआई होती है जून जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास। जैसे धान बोया जाता है, ठीक है, बाजरा बोया जाता है, तिली बोई जाती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। और जायद की फसलें जून जुलाई में इसकी कटाई होती है। और बोया कब जाता है? अप्रैल महीने के, हाँ, अप्रैल और मई में बोया जाता है। जैसे ककड़ी, खीरा, गर्मियों की जो सब्जियां होती हैं वो 1-2 महीने में तैयार हो जाती हैं। ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ठीक, एक गलत विकल्प दिया गया है, देख लेते हैं। पहला है एब्रो घाटी। एब्रो घाटी जो है वो कहाँ है? एब्रो घाटी हमारा स्पेन में है, ना कि मैक्सिको में। कहाँ है? स्पेन में। ठीक है। तो पहला ही हमारा गलत है, पहला गलत है। एब्रो घाटी जो है मैक्सिको नहीं, स्पेन में है। ठीक है। वोल्गन घाटी कहाँ है? वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। बिल्कुल सही है। ठीक है। चितवन घाटी नेपाल में है, यह भी सही है। और हम्बर घाटी कनाडा में है, यह भी सही है। एब्रो घाटी स्पेन में है, याद रखिएगा। वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में, चितवन घाटी नेपाल में, और हम्बर घाटी कनाडा में। ठीक, याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत है। ठीक, अगला प्रश्न है,
दक्षिण अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? स्थलरुद्ध देश का मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री, ऐसा जो है देश जो जिसमें जल की सीमा ना हो, वो चारों तरफ से थल से घिरा हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हमारा लैंड लॉक्ड जो है स्टेट है, मतलब इसमें कोई जलीय सीमा नहीं, अंदर ये बसा हुआ है। मध्य प्रदेश जैसे हो गया, मध्य प्रदेश के अलावा और कौन सा हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, बिहार के अलावा उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे जो है लैंड लॉक्ड में आते हैं। अब ये दक्षिण अमेरिका का पूछा है, दक्षिण अमेरिका का जब आप मैप उठा के देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड कौन सा नहीं है, तो दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें जो है उरुग्वे, कौन सा, उरुग्वे नहीं। और दक्षिण अमेरिका के दो ही देश है जो लैंड लॉक्ड हैं, एक पराग्वे एक बोलीविया, यही दोनों ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, पराग्वे और बोलीविया दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री में आते हैं दक्षिण अमेरिका के। बाकी दक्षिण अमेरिका में जितनी भी जो है कंट्रीज़ हैं वो सब जो है लैंड लॉक्ड नहीं है। ठीक, उसमें इस ऑप्शन में उरुग्वे नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 में निम्नलिखित में से किस मामले के अंतर्गत संविधान की मूल संरचना के तत्व के रूप में घोषित किया था? अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पूछ रहा है। तो अगर ये अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में जानते होंगे। तो अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 में एल चंद्र कुमार मामले, कौन सा, एल चंद्र कुमार मामले, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें तीनों नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, किसके मामले में, एल चंद्र कुमार, एल चंद्र कुमार, एल चंद्र कुमार मामले के अंतर्गत संविधान की मूल संरचना के तत्व के रूप में घोषित किया था। ठीक है, याद रखिएगा, नाम इनका पूछा जा सकता है एग्जाम में, एल चंद्र कुमार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची से संबंधित किसी भी विषय में संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन किया जा सकता है? किस अनुसूची में जो है संशोधन किया जा सकता है? किस अनुसूची से संबंधित होता है कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन किया जा सकता है? ठीक है, तो ये होता है 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची से संबंधित किसी भी विषय में संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं के घोषणा पत्र, लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं के घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो ऑफ एम एंड एस्पायरेशन के रूप में वर्णित किया गया है? किसने वर्णित किया है इसे? तो इसे वर्णित किया है केसी वेयर, केसी वेयर ने। किसे? केसी वेयर ने। केसी वेयर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं के घोषणा पत्र के रूप में वर्णित किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यह घोषित किया गया था कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जिसके अंतर्गत यह घोषित कर दिया गया था कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत यह घोषित किया गया था कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है,
जो है कौन से में बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 मतलब वर्ष में, ठीक है, किस वर्ष में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो इसे किया गया 2016 में, ठीक है, 2016 में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम कर दिया गया। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1996 का नाम बदलकर जो है चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 किया गया, ठीक, 2016 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया था? तो ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसमें दोनों को अलग अलग कर दिए गए? तो ये संविधान संशोधन था 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके अंतर्गत 2003 के 89वें, ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था, ठीक है, 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2018 के 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो किस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए। किसका? जो गलत विकल्प है उसका चयन करना है। एक तरफ वित्त आयोग दिया गया है, एक तरफ अध्यक्ष दिया गया है, ठीक है। तो पूछा है कौन सा वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इसमें से एक गलत है। तो जो है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन रहे हैं, बिल्कुल सही है। डॉक्टर सी रंगराजन जो है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से रहे हैं? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है डॉक्टर विजय केलकर रहे। कौन? डॉक्टर विजय केलकर। 13वां के डॉक्टर विजय केलकर। अब प्रश्न ये उठता है कि केशरी पंत जो हैं ये कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये 10वें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 12वें के डॉक्टर सी रंगराजन, 13वें के डॉक्टर विजय केलकर, केसी पंत थे 10वें के, 14वें के वाई.वी. रेड्डी और 15वें के एन.के. सिंह। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ये तो जानते ही होंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। बी गलत विकल्प है, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त जो है कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं कुल 3 सदस्य, ठीक है, 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, उसके अलावा 3 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, अब 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से सही कथन कौन कौन से हैं ये देखना है। पहला कथन दिया गया है कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी जो है उसका प्रावधान है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में राज्य महाधिवक्ता का जो है नहीं है। अनुच्छेद 164 की जगह क्या हो जाएगा राज्य महाधिवक्ता के लिए? अनुच्छेद 165 ना कि 64। ठीक है, 165 में यह प्रावधान जो है राज्य का महाधिवक्ता का किया गया है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है। फिर है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है, तो कौन सा हमारा विकल्प हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य का महाधिवक्ता और अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। देखो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक गलत है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। पहला ही हमारा गलत है। अनुच्छेद वो 62 नहीं है, बल्कि कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक, पहला गलत है, विकल्प गलत का चयन करना है। बाकी देखो तीनों सही हैं, बी सी डी सही है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही मिलान करें। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। ठीक, अब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पहला मंत्रिमंडल बनाया गया, तो उस समय किनको कौन सा विभाग मिला है, सोची को मिलाना है। ठीक है, तो आर.के. षणमुखम चेट्टी जो था उनको कौन सा विभाग दिया गया था? उनको वित्त विभाग दिया गया था। आर.के. षणमुखम चेट्टी को वित्त विभाग मिला था। सरदार बलदेव सिंह को जो है रक्षा मंत्रालय मिला था। कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय। राजकुमारी अमृता कौर को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था और C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। कौन सा दिया गया था? वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अब माइक्रोन दिया हुआ है और सेंटीमीटर में जो है दिया हुआ है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6 सेंटीमीटर। कितना? 10 की घात, अच्छा 10 की घात -4 सेंटीमीटर। 10 की घात -4 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा गलत है, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। 10 की घात -4 सेंटीमीटर 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -7 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हमारा सही है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है हमारा 10 की घात 8 सेंटीमीटर, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 फर्मी बराबर होता है हमारा 10 की घात -13 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -4 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -7 सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -8 सेंटीमीटर और 1 फर्मी बराबर 10 की घात -13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी भी गलत है, डी भी गलत है, ए भी गलत है, हमारा बी ऑप्शन सही है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। एक गलत विकल्प है, उसमें जो है हमें देखना है कौन सा गलत है। तो भाप का इंजन जो है ऊष्मागतिकी के नियम पे चलता है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। भाप का इंजन जो होता है वो ऊष्मागतिकी के नियम पे चलता है। सोनार जो है पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन है, ठीक है। सोनार का उपयोग समुद्रों में किया जाता है। प्रकाशिक रेशे होते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये प्रकाश का जो अपवर्तन लिखा है इसकी जगह होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, न कि अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा गलत है। डी है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, डी भी हमारा सही है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा सी ऑप्शन गलत विकल्प पूछा था, तो सी गलत है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तत्व है जो शरीर में सबसे कम पाया जाता है, परसेंटेज के अनुसार ये पूछ रहा है। तो सबसे कम पाया जाता है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है। कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम। अब अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम कितने परसेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है 0.1%, ठीक है, 0.1%। पूरे पृथ्वी में मैग्नीशियम कितना पाया जाता है, 2.1%। पूरे पृथ्वी में जो 2.1% जो है ये पूरी पृथ्वी में पाया जाता है, पृथ्वी में। और मानव शरीर में कितना पाया जाता है, 0.1% जो है मानव शरीर में पाया जाता है। सल्फर का मैं अगर बता दूं तो सल्फर पाया जाता है 0.3%, 0.3%। सोडियम अगर पूछिए तो सोडियम कितना पाया जाता है, तो सोडियम पाया जाता है 0.2, कितना, 0.2%, ठीक है, 0.2% सोडियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम पाया जाता है हमारा 0.1%। कैल्शियम अगर पूछे तो कैल्शियम कितना पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है मानव शरीर में 1.5%, कितना, 1.5%, याद रखिएगा। कैल्शियम 1.5% पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, 65% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है। सर्वाधिक आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला कौन सा तत्व है, जो विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें जो है हीलियम सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व होता है, ठीक है। ऑस्मियम जो होता है वो सबसे भारी होता है, क्या, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी हो गया, ठीक है, सबसे भारी हो गया। सबसे हल्का हो गया लिथियम, सबसे हल्का, लिथियम क्या हो गया, सबसे हल्का हो गया। और सबसे अधिक क्रियाशील जो है अधातु जो होती है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी होती है, वो होती है फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन अधातु है, ठीक है। तो कौन सी हो गई, फ्लोरीन, ठीक। तो सबसे इसमें आयनन विभव वाला तत्व कौन सा हो गया, हमारा हीलियम हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है पहला देख लेते हैं, एक तरफ धातु है एक तरफ अयस्क है। कॉपर जो है, कॉपर में एजुराइट होता है, कॉपर धातु में एजुराइट अयस्क पाया जाता है, तो पहला तो सही है।
दूसरा है जिंक, जिंक में कैलामाइन जो है अयस्क पाया जाता है, दूसरा भी सही है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कीसेराइट पाया जाता है, ना कि मैग्नीज में। मैग्नीज गलत है, कीसेराइट पाया जाता है किसमें? मैग्नीशियम में पाया जाता है कीसेराइट, ठीक है। मैग्नीशियम में कीसेराइट पाया जाता है, और कैल्शियम में जिप्सन पाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसा जो है टेस्ट सीरीज बनाया गया है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है जो है मैलिक अम्ल, पहला कथन है मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? नाशपाती में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मैलिक अम्ल नाशपाती में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल सिरका में नहीं पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड। बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है घास में, किसमें? घास में, याद रखिएगा बेंजोइक अम्ल जो होता है वो घास में पाया जाता है। टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में, बिल्कुल सही है। और ग्लूटामिक अम्ल जो होते हैं वो गेहूं में पाया जाता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड जो है गेहूं में पाया जाता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लाल रंग में बदल जाता है, ठीक है। कौन सा ऐसा इंडिकेटर एसिड है, ठीक है, इंडिकेटर है जो एसिड के साथ अगर जो है रिएक्ट करता है तो लाल कलर में बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है? तो उस यौगिक का नाम है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो लाल रंग में बदल जाता है, ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर। अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लाल रंग में बदलता है, अगर क्षार के साथ करे तो क्षार के साथ अगर करे तो पीला रंग, पीला आएगा क्षार के साथ, ठीक है। लाल आएगा किसके साथ? अम्ल के साथ, और पीला आएगा क्षार के साथ। अगर लाल लिटमस की बात की जाए तो लाल लिटमस पेपर अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर क्षार के साथ करता है तो नीला हो जाता है, ठीक है। अगर लाल लिटमस अभिक्रिया करे क्षार के साथ तो नीला हो जाएगा, लेकिन लाल रंग के साथ, लेकिन अगर अम्ल के साथ करे तो कोई रंग नहीं परिवर्तित होगा, ठीक है। अब अगला है हल्दी दिया है, तो हल्दी अगर एसिड के साथ अगर जो है वो अभिक्रिया करेगी तो उसका कलर बदलेगा नहीं, वो पीली की पीली रहेगी। लेकिन अगर हल्दी क्षार के साथ जो है अभिक्रिया करेगी तो हल्दी का रंग लाल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला दिया है फिनाप्थलीन। फिनाप्थलीन जो है रंगहीन होता है, ठीक, इसमें कलर नहीं पाया जाता। तो अगर इसको एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर इसे बेस यानी क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो प्रश्न है गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ यौगिक का नाम दिया गया है, एक तरफ रासायनिक नाम दिया गया है, ठीक है। तो यौगिक का नाम देख लेते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सिलरेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सिलरेट, सोडियम ऑक्सीक्लेरेट नहीं कहा जाता है, बल्कि कैल्शियम ऑक्सीक्लेरेट कहा जाता है। क्या? कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लेरेट, ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। तो हमारा गलत विकल्प कौन सा है? और गलत विकल्प हमारा बी है, ठीक है। कास्टिक
पोटास को क्या कहा जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और कास्टिक सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। कास्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है, कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो इसमें हमारा विकल्प बी जो है गलत है। ठीक, ये हो गए हमारे 110 तक के प्रश्न। ठीक है, हमने आज जो है 71 से लेके 110 तक के प्रश्नों को देखा। अगले टेस्ट में हम 111 से लेके 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। श्रृंखला ये जो चल रही है टेस्ट सीरीज़ की, ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इन्हें आप इग्नोर करते हैं तो विकल्प मतलब चयन की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। बेहतर यही है कि आप सारे टेस्ट सीरीज़ देखते रहिए। ठीक है, और आप इस यूट्यूब परिवार से जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो आपको लाभ ज़रूर होगा, हानि नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।